फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 11 जो कि स्थल मंडल, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य बल अनाच्छादन चैप्टर है, तो उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कुल 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है अपक्षय क्या है। तो शैलों का अपने स्थान पर विघटन, जो कि टूटना फूटना और वियोजन की क्रिया द्वारा बिखर जाना, अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत शैलों का अपने स्थान पर विघटन होता रहता है, टूट फूट होती रहती है और बिखराव की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो वन लाइन में अगर हम कहें तो शैलों का टूटना फूटना ही अपक्षय की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो ये कौन कौन से अपक्षय होते हैं। तो पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय तथा तीसरा है जैविक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है। तो जब भौतिक कारकों जैसे वर्षा, पाला, पवन आदि के प्रभाव से जो चट्टानें टूटती हैं तो उनको भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो जो भौतिक क्रियाएं होती हैं जैसे वर्षा का होना, पाला, तापमान आदि के कार्य जब शैलों का टूटना हुआ दिखाई देता है तो इसको भौतिक अपक्षय की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय की अंतर्गत जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं जैसे ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल अवशोषण के द्वारा जब शैलें टूटती फूटती रहती हैं तो इनको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय के अंतर्गत क्या आता है। तो शैलों पर जब जैविक तत्वों जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तथा मानव आदि का प्रभाव पड़ता है तो इनके कारण जब शैलों का टूटना होता है तो इसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। तो भूपृष्ठों पर जब शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना प्रारंभ करते हैं तथा तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। तो भूस्खलन क्या होता है। जब शैल जो अपक्षय के कारण जो शैलें टूटती हैं तो जब ये शैलें गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के द्वारा एक तीव्र ढाल पर सरकती हुई नीचे की ओर आती हुई दिखाई देती हैं तब इस प्रक्रिया को भूस्खलन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेल्टा का क्या तात्पर्य है। तो डेल्टा किसे कहते हैं। तो नदी के मुहाने के निकट मिट्टी के बारीक कणों के जमाव होने से जो एक त्रिभुजाकार स्थल का निर्माण होता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। होता क्या है, जब नदियाँ अपने साथ कुछ मिट्टी और कुछ कणों को बहाकर लाती हैं तो यह जब अपने मुहाने जब अंतिम छोर पर पहुंचती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है, साथ ही साथ इनके जो अवसाद होते हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं जिससे नदी की जो धारा होती है वह कई हिस्सों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार कुछ त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देती है तो इसी को डेल्टा कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है। तो वर्षा का वह जल जो भूमि द्वारा अवशोषित या सोख लिया जाता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमिगत जल क्या होता है। तो जब वर्षा का जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उस जल को भूमिगत जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमानी कितने प्रकार की होती है। तो हिमानी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय हिमानी, दूसरी है पर्वतीय हिमानी और तीसरी घाटी हिमानी। क्वेश्चन नंबर 7 है समुद्री लहरों द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो समुद्री लहरों के द्वारा जो 2 स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं मुख्यतः वो कौन सी होती हैं। तो पहला है पुलिन और दूसरा है लैगून। तो ये 2 स्थलाकृतियाँ समुद्री लहरों के द्वारा निर्मित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आंतरिक शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो आंतरिक शक्तियों का जन्म भूगर्भ में अचानक होता है। इनके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप आते हैं। तो पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती रहती हैं जिनके फलस्वरूप कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि पृथ्वी में कुछ नए चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप। तो
ये आंतरिक शक्तियों के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अभिनति तथा अपनति क्या है? तो मूड़ी या बलिष्ठ शैल जो होती हैं तो उसके ऊपरी उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। तो जो कुछ शैल होती हैं, शैल या पहाड़ पर्वत कह सकते हैं, तो उनके ऊपरी उठे हुए भाग को अपनति तथा जो नीचे की ओर धंसे हुए भाग होते हैं उनको अभिनति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ज्वालामुखी उद्भेदन के 2 कारण लिखिए। तो ज्वालामुखी क्यों होता है, यहाँ पे 2 कारण बताने हैं। तो इसका पहला कारण है कि भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति होती है जिसके फलस्वरूप ज्वालामुखी की घटना होती है, तथा दूसरा कारण है कि भूप्लेटों का खिसकना। जो नीचे प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं या दूर हटती हैं, तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ज्वालामुखी की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है ज्वालामुखी की किन्हीं 2 मेखलाओं के नाम लिखिए। तो ज्वालामुखी की 2 मेखलाएं निम्न होती हैं। पहली है परिप्रशांत महासागरीय मेखला तथा दूसरी है अंध महासागरीय मेखला। क्वेश्चन नंबर 12 है भूकंप से क्या तात्पर्य है? तो जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। तथा भूकंप को नापते किससे हैं? तो भूकंप को रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने से। क्वेश्चन नंबर 13 है भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं तथा इसको रिएक्टर पैमाने के द्वारा भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है भूपटल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो जो भूपटल पर परिवर्तन होने वाली प्रक्रियाएं हैं उनको 2 वर्गों में रखा जाता है। एक तो है बाह्य प्रक्रियाएं तथा दूसरी हैं आंतरिक प्रक्रियाएं। तो आंतरिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, और बाह्य प्रक्रियाएं क्या हो गई, जैसे अपक्षय, अपरदन। तो ये बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं जो कि भूपटल पर परिवर्तन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तल संतुलन की प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है? तो तल संतुलन की प्रक्रिया द्वारा धरातल पर समतल स्थापना अर्थात ऊंचाई नीचाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। तल संतुलन की प्रक्रिया क्या होती है? तो जब धरातल पर एक जगह ऊंचाई होती है तथा एक जगह नीचाई होती है तो इसको समतल करने की प्रक्रिया ही तल संतुलन की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है तल संतुलन की प्रक्रियाएं कौन से 2 कार्य करती हैं? तो तल संतुलन की प्रक्रियाएं निम्नीकरण तथा अधिवर्धन नामक 2 कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है तल संतुलन के प्रमुख कारकों के नाम बताइए। तो नदियाँ, हिम नदियाँ, पवनी, लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तो तल संतुलन किसके द्वारा होता है, मतलब एक जगह ऊंची है और एक जगह नीचे, तो अगर बराबर इस जगह को करना है तो किन कारकों के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? तो नदियाँ तल को समतल करने में सहायक होती हैं। हिम नदियाँ, पवनी तथा लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सतवाहिनी तथा असतत वाहिनी नदियों में क्या अंतर होता है? तो सतवाहिनी नदियाँ कौन सी होती हैं और असतवाहिनी नदियाँ कौन सी होती हैं? तो सतवाहिनी नदियों में पूरे वर्ष भर जल रहता है, जबकि असतत वाहिनी नदियाँ जो होती हैं वो शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं। कावेरी नदी को सतत नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर जल मौजूद रहता है। तो कावेरी नदी सतवाहिनी नदी का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19 है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम बताइए। तो जब गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिलती हैं तो कौन सा डेल्टा बनता है? तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है नदी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो नदी द्वारा अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण 3 कार्य किए जाते हैं। तो नदी मिट्टी को काटती है तो जिसको अपर्दन कहते हैं, परिवहन अपने साथ लेकर बहाती है तथा निक्षेपण किसी एक जगह पर जाके इकट्ठा कर देती है तो उसको निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो नदी द्वारा ये मुख्यतः 3 कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें क्यों कहते हैं?
तो इन शैलों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ तथा इन्हीं शैलों से अपसादी तथा कायांतरित शैलों का निर्माण हुआ, इसीलिए इन्हें प्राथमिक शैलें कहते हैं। तो आग्नेय शैलों का निर्माण सबसे पहले हुआ तथा ऐसा माना जाता है कि अपसादी तथा रूपांतरित कायांतरित शैलों का निर्माण भी आग्नेय शैलों के द्वारा ही होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैलें कहा जाता है। और आग्नेय शैलों का निर्माण होता किससे है, तो जब चट्टानी ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत जब मैग्मा बाहर निकल के आके गाढ़ा हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमरेखा से क्या अभिप्राय है? तो किसी पर्वत या उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है या स्थायी हिमावरण को निम्नतम सीमा होती है। तो हिमरेखा क्या होती है? तो एक काल्पनिक रेखा होती है पर्वत या किसी उच्च भूमि पर जिस पर सदैव बर्फ जमी हुई रहती है, तो इसको हिमरेखा कहते हैं। जैसे कि कोई पर्वत हो गया और यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा मान ली जाती है, तो इस काल्पनिक रेखा के ऊपर हमेशा ही बर्फ जमी हुई दिखाई देती है, तो इस रेखा को हिमरेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमनद किसे कहते हैं? हिमाच्छादित प्रदेशों में गतिशील हिम राशियाँ या बर्फ की नदियों को हिमनद कहते हैं। तो हिम नदियाँ क्या होती हैं? तो कुछ इस प्रकार की नदियाँ जिसमें बर्फ के टुकड़े बहते हुए दिखाई देते हैं, तो उसको हिमनद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिम नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिम नदियाँ 3 प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद और घाटी हिमनद। क्वेश्चन नंबर 26, हिमोड़ या मोरेन किसे कहते हैं? तो हिम नदी द्वारा बहाकर लाए गए अपरदित अवसाद हिमोड़ या मोरेन कहलाते हैं। तो जो हिम नदियाँ होती हैं अपने साथ कुछ अवसाद ले आती हैं, तो जिनको हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिमोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ हिमोड़, पार्श्ववर्ती हिमोड़, मध्यवर्ती हिमोड़ तथा तलस्थ हिमोड़। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिम नदी का कार्य क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है? तो हिम नदी का कार्य क्षेत्र ध्रुवीय एवं हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों तक सीमित रहता है। मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि हिम नदियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ध्रुवीय एवं हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों में हिम नदियाँ देखने को मिलती हैं या इनका कार्य क्षेत्र वहाँ तक ही सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिम नदी द्वारा निर्मित किन्हीं 2 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो यू आकार की घाटी तथा हिमज गहर, तो ये स्थलाकृतियाँ हिम नदी द्वारा निर्मित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित भू आकृतियों का संबंध अपर्दन के किस अभिकर्ता से है? तो हिमज ग्रह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह हिम नदी के द्वारा बनाया जाता है तथा छत्रक शैल का निर्माण वायु द्वारा किया जाता है। तो छत्रक शैल किसके द्वारा निर्मित आकृति होती है? तो यह वायु द्वारा होती है। इसमें होता है क्या, पर्वतों को लगातार वायु काटती रहती है। कुछ इस प्रकार के पर्वत होते हैं जिससे निरंतर वायु टकराती रहती है, तो एक समय पश्चात ये पहाड़ या पर्वत कुछ इस तरीके के आकार के दिखाई देने लगते हैं, जिससे छत्रक शैल टाइप की एक आकृति निर्मित हो जाती है। तो इसका कौन सा कारक होता है? तो वायु इसका बनाने का कारक है। इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आगे पार्ट में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।